हेलो, वेलकम टू सुनो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल्स को पढ़ लिया था। इसमें हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स को पढ़ेंगे। तो मेरी आप लोग के लिए ये राय रहेगी कि जो फ्रेशर हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। रिपीटर अगर देखना चाहें तो देखें, रिपीटर वैसे इससे कनेक्ट नहीं होंगे क्योंकि उनका तो फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हो चुका होता है, वो काफ़ी बेसिक चीज़ें जान चुके होते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखना चाहें, मोस्ट वेलकम, बने रहिए, वीडियो पे देखते रहिए। हाँ, फ्रेशर्स के लिए ज़रूर मेरे को लगता है हेल्पफुल हो सकती। चलिए चालू करते हैं। यूकैरियोटिक सेल। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो आप देखेंगे कि दो तरह की सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं हमारी, उसमें बेसिकली जो डिफरेंस है यूकैरियोट से कि आपको प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिल रहा, मतलब है जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिल रही। बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि ये जो इस तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है नेकेड होता है। कैरियन टर्म है न्यूक्लियस के लिए। प्रो, प्रिमिटिव, यू, ट्रू। तो ये हमारी यूकैरियोटिक में आपको जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी। तो एक तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। दूसरा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो मेन डिफरेंस है वो है सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का होना। तो यूकैरियोटिक सेल्स में आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, वेयर एज प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन दो ये मेन डिफरेंसेस हैं जो आपकी एनसीईआरटी भी हाईलाइट करती है। तो प्रोकैरियोट को अगर हम लोग देखें रिप्रेजेंटेशन, मोनेरा किंगडम में आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के मेंबर मिलेंगे। प्रोकैरियोट से बना है किंगडम मोनेरा। बाकी आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दे रखा है आपको विटेकर साहब ने, उसमें दूसरे किंगडम है प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी। तो प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं। प्रोटिस्टा में आपको यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स मिल रहे हैं। फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स की प्रेजेंस है। तो यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। बिल्कुल ठीक बात है। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपको कंपार्टमेंटलाइजेशन मिलेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल में आपको मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस मिल रही है विद द न्यूक्लियर एनवलप। In addition, eukaryotic cell have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure. तो ये डिफरेंस तो है ही है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल में आपको कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मिल रहा है, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर मिल रहा है जो आपको प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेंगे। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। और इनका जेनेटिक मटेरियल, यूकैरियोटिक सेल्स का जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है किस रूप में? क्रोमोसोम्स के। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसी नहीं है। प्लांट सेल अलग है, एनिमल सेल अलग है, डिफरेंस आर डिफरेंट फ्रॉम एज द फॉर्मर पोजेस सेल वॉल्स, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? प्लांट सेल में आपको मिल रही है सेल वॉल, जो एनिमल सेल में नहीं मिलती। प्लांट सेल्स में आपको मिल रहे हैं प्लास्टिड्स, जो एनिमल सेल में नहीं मिलते। ठीक है जी। और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इतनी लार्ज है कि नियर अबाउट 90% एरिया ऑक्यूपाई कर लेती है, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है सेल के अंदर। ये आपकी सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में मिलेगी, ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। एनिमल सेल में इतनी बड़ी वैक्यूल नहीं मिलती। ऑन द अदर हैंड, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। तो एनिमल सेल, ऐसा नहीं है कि एनिमल सेल में इन सब चीज़ों की एब्सेंस के अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है, ये चीज़ें तो एब्सेंस है ही हैं। साथ के साथ एनिमल सेल में आपको सेंट्रियोल मिल रहा है, जो ज़्यादातर, ऑलमोस्ट ऑल, ज़्यादातर लगभग सभी प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल की प्रेजेंस नहीं मिलती। ये आपकी बुक का डायग्राम है, दिखा रखा है इन्होंने।
प्लांट सेल को दिखा रखा, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल दिखा रखी है। सेल वॉल के अलावा प्लास्टिड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको नहीं देखने में मिलेंगे किस में, आपको देखने में प्लास्टिड्स नहीं मिलेंगे एनिमल सेल में। ठीक है जी। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की प्रेजेंस दिखा रखी है, देखिए इतनी बड़ी सेंट्रल वैक्यूल दिखा रखी है। प्लास्टिड्स के रूप में यहाँ पे इन्होंने क्लोरोप्लास्ट को दिखा रखा है। ये प्लांट सेल की बात हो गई। एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी, तो आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन बना रही है, सेल मेम्ब्रेन बना रही है। साथ में सेंट्रियोल की प्रेजेंस मिलेगी। सेंट्रियोल सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जो ज़्यादातर प्लांट सेल में नहीं होता। ठीक है जी, चलिए आगे। इसमें देखिए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की प्रेजेंस नहीं दिखाई गई है, तो ये डिफरेंस था जो आपको याद होना चाहिए। लेट अस लुक एट द इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेल्स टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब हम लोग इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की बात करें। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। 1950 के दशक में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद ही, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही डिटेल स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का पता लगा। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन एंड रेड ब्लड सेल्स इनेबल द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था, हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे थे, केमिकल एनालिसिस कर रहे थे, और इसके लिए जो मेन उनका सब्जेक्ट था जिस पे वो मेन काम कर रहे थे वो था ह्यूमन रेड ब्लड। तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि आरबीसी को ही क्यों प्रेफर कर रहे थे, ह्यूमन आरबीसी को क्यों प्रेफर किया जा रहा था फॉर द स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ह्यूमन आरबीसी फेवरेट सब्जेक्ट था जिस पे वो लोग केमिकल एनालिसिस करके सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जानना चाह रहे थे। कौन लोग, साइंटिस्ट लोग। तो ह्यूमन आरबीसी को वो लोग क्यों प्रेफर्ड मटेरियल था, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये ए न्यूक्लिएटेड होती। जो हमारी ह्यूमन आरबीसी है, मैच्योर ह्यूमन आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता। दिस स्टडी शोड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो केमिकल स्टडी से पता लगा कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड और प्रोटीन्स की मेनली बनी है। द मेजर लिपिड्स आर फास्फोलिपिड। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मेजर लिपिड्स कौन सा है जो आपको सेल मेम्ब्रेन में मिल रहा, फास्फोलिपिड है। ठीक है जी, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, तो यहाँ पे आप नोट करते जाइए हाईलाइट पॉइंट। मेजर लिपिड्स क्या है, फास्फोलिपिड है, दैट आर अरेंज इन अ बाइलेयर। जो बाइलेयर द्विस्तरीय लेयर बना रहे हैं, बाइलेयर अरेंज है। ठीक है। Also the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and hydrophobic tails towards the inner part। और इनका अरेंजमेंट ऐसे हैं, दो लेयर है। हाइड्रोफिलिक हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक हेड टूवर्ड्स आउटर साइड है, और ये हाइड्रोफोबिक टेल इनर साइड है। मतलब भैया ये देखो, ये लिपिड है, लिपिड का ये हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग है, ये बाहर की तरफ है, और ये हाइड्रोफोबिक पानी से डरने वाली, फोबिया डरने वाली, हाइड्रो पानी से डरने वाली। तो ये हाइड्रोफोबिक टेल है जो अंदर की तरफ है, मतलब एक्वस इन्वायरमेंट के टच में नहीं है। एक तरफ इसके क्या होगा, एक तरफ इसके साइटोप्लाज्म होगा और एक तरफ क्या होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। दो सेल्स के बीच में या टिश्यूज़ के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस, वहाँ पे क्या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इन्वायरमेंट में कैसा है, एक्वस कंडीशन है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म में अंदर, तो इन्वायरमेंट में क्या कंडीशन है, एक्वस कंडीशन है। तो पानी की तरफ किसको कर दिया गया, हाइड्रोफिलिक हेड को, और हाइड्रोफोबिक टेल को अंदर करके बचा लिया गया है पानी से, क्योंकि उसको पानी से डर लगता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लिपिड की बाई लेयर में किस तरह से अरेंज है लिपिड। हाइड्रोफिलिक हेड टूवर्ड्स द एक्वस एनवायरनमेंट एंड हाइड्रोफोबिक टेल इनर साइड। Also the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part. This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment। ये जो अरेंजमेंट है उससे इस बात की गारंटी मिलती है कि ये जो मिल रहे हैं आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये पोलर हेड है, ये नॉन पोलर टेल है, ये हाइड्रोफिलिक हेड है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है। उसमें नॉन पोलर टेल जो है उनको हमने छुपा लिया है पानी से। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। फास्फोलिपिड तो मिल ही रहे हैं, साथ के साथ कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस भी मिल रही है, किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है। Later biochemical studies clearly revealed that the cell membrane also possess protein and carbohydrate। तो लिपिड के अलावा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहे हैं। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो है केवल लिपिड की नहीं बनी, उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो लिपिड भी है, मेनली फास्फोलिपिड है। लिपिड का अरेंजमेंट बाई लेयर में है, और इस तरह से कि हाइड्रोफिलिक हेड टूवर्ड्स आउटर साइड, हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स इनर साइड। लेकिन बाद में
स्टडीज़ के द्वारा ये जाना गया कि केवल लिपिड की बाइलेयर नहीं है, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी मिल रहा है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। अलग अलग सेल टाइप में लिपिड और प्रोटीन का रेशियो वेरी कर रहा है। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ये बात ध्यान में रखिएगा, ह्यूमन आरबीसी का जब केमिकल एनालिसिस किया गया तो देखा गया 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। ठीक है जी, 52% प्रोटीन 40% लिपिड, किसमें? ह्यूमन आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। अब कितनी आसानी से आप ये लिपिड की बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन में से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस आधार पे प्रोटीन दो तरह की हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल। इंटीग्रल वो हैं जो धसी हुई हैं, जिनको निकालना आसान नहीं होगा। पेरिफेरल वो हैं जो आउटर सरफेस पे हैं, बड़ी आसानी से आप उनको रिमूव कर सकते हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस सो दैट यू कैन इजीली रिमूव दैट, while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane। जो इंटीग्रल प्रोटीन है या तो आंशिक रूप से या पूर्णतः धसी हुई हैं, दबी हुई हैं। अब इस लाइन इसको आप देख लीजिए, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए। ये पेरिफेरल प्रोटीन है, इससे क्या अटैच हो गया? ग्लूकोज मोइटी या कहिए कि शुगर मोइटी। तो प्रोटीन और ये क्या बना देगा? ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा। ये शुगर है, देखिए शुगर, ठीक, ये प्रोटीन, ठीक है। ये आपका कोलेस्टेरॉल भी इसमें प्रेजेंस दिखा दी गई, जो उसमें बोला फास्फोलिपिड के अलावा कोलेस्टेरॉल भी मिल रहा है। फास्फोलिपिड की बाइलेयर, पोलर हेड, आउटर साइड एक्वस कंडीशन में। यहाँ पे आप मान लीजिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, टेल अंदर की तरफ है। ये इंटीग्रल प्रोटीन, इसको निकालना आसान नहीं होगा क्योंकि ये पूरी तरह से धसी हुई है। ठीक है जी। और पेरिफेरल पेरी होगी, बहुत आसानी से आप उसको निकाल पाएंगे। ये पेरिफेरल प्रोटीन है, देखिए इसको आप आसानी से हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे चलिए, समझ में आ गई बात? चलो। एन इम्प्रूव मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन। तो सिंगर एंड निकोलसन, इस मॉडल को हम लोग आज फॉलो कर रहे हैं। इम्प्रूव मॉडल था, किसने सजेस्ट किया? सिंगर और निकोलसन। साइंटिस्ट का नाम है, 1972 में 1972 याद रख लीजिएगा। वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इसको हम लोग सिंगर एंड निकोलसन मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के रूप में भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटर मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। तो ये क्वासी फ्लूइड का मतलब सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड कह लीजिए। क्वासी फ्लूइड ना तो वो पूरी तरह से सॉलिड है, ना वो पूरी तरह से लिक्विड है। क्वासी फ्लूइड नेचर है इनेबल्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन लिटरली मूव कर सकती है। प्रोटीन लिटरली मूव कर सकती है विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, मूव कर सकती है प्रोटीन। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। अब कितनी आसानी से वो मूव कर सकती है, उसी का मेजरमेंट। जितनी ज़्यादा वो आसानी से मूव करेगी उतनी ज़्यादा हम बोलेंगे फ्लूइडिटी है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन। अब ये फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का कि वो ये जो लिपिड की लेयर में प्रोटीन मूव कर सकती है, फिक्स नहीं है कि ये एकदम रिजिड नहीं है, थोड़ा सा मूवेबल है। इसी की वजह से सेल मेम्ब्रेन में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेल ग्रोथ दिखा रही, सेल ग्रोथ होगी, साइज बढ़ेगा। तो अगर रिजिड होगी तो बर्स्ट नहीं कर जाएगी, फट नहीं जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, इसी वजह से इंटरसेलुलर जंक्शन बनना, किसकी वजह से? फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी किसकी वजह से आ रही है कि लिपिड की लेयर में प्रोटीन मूव हो सकती है लिटरली। सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, तो ये जितने भी सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन हैं, ये सभी फंक्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का और प्रोटीन उसमें मूव हो सकती है, जिसको कि हम फ्लूइडिटी बोल रहे हैं। फ्लूइड नेचर होने के कारण सेल मेम्ब्रेन सेल की ग्रोथ को अलाउ कर देती है, इंटरसेलुलर जंक्शन बन जाते हैं, सेल सिक्रीशन परफॉर्म कर सकती है, एंडोसाइटोसिस अपने अंदर कुछ चीज़ों को ले सकती है, सेल डिवाइड हो सकती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। अब इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस चीज़ें ट्रैवल कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल है मेम्ब्रेन। तो 3-4 तरह की आपको देखने को मिलेगा, सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल, परमिएबल और इम्परमिएबल। 4 तरह की आपको मेम्ब्रेन मिलती है। इसके लिए अलग से वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल पे है जब मेम्ब्रेन कुछ सॉल्यूट्स को अलाउ कर देगी टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। सिलेक्ट करेगी किसको? अपने माध्यम से इधर के उधर जाने दे, हर किसी को नहीं जाने देगी। सिलेक्टिवली परमिएबल है। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। कई मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो आसानी से इधर से उधर चले जाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन,
और उनको एनर्जी भी रिक्वायर्ड नहीं होती। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इस तरह का ट्रांसपोर्ट, इस तरह का जो आवागमन है पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, स्वतः होने वाला है। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं, जो चार्ज नहीं है, वो आसानी से मूव हो सकते हैं, और उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं सिंपल डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या है? तो डिफ्यूज़न है मूवमेंट ऑफ आयन एटम मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड और लिक्विड फ्रॉम from across the semi-permeable membrane from higher concentration area towards the lower concentration area. Movement of ion atom molecule, किस चीज़ के? Movement of ion atom molecule of solids or liquids or gases from their higher concentration area towards the lower concentration area across the semi-permeable membrane. इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है जी। और वाटर मॉलिक्यूल के डिफ्यूज़न को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक, तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स मूव हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के आर पार, आसानी से जा सकते हैं बाय मीन्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। वाटर में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन, वाटर भी मूव हो सकता है। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। अब जो पोलर मॉलिक्यूल हैं जिन पर चार्ज है, वो आसानी से मूव नहीं हो सकते। दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन, उनके लिए कैरियर प्रोटीन उनको चाहिए होती है, जिससे कि वो मूव हो सकें क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है, कैसा मूवमेंट कहलाता है? वो फैसिलिटेटेड मूवमेंट कहलाता है। फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हाई कंसंट्रेशन। और जब मॉलिक्यूल और आयन और एटम मूव होते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन एरिया टू हाई कंसंट्रेशन एरिया, उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एटीपी यूज़ होगा, इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड एंड कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। अब हम लोग बात कर लें सेल मेम्ब्रेन की, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सेल मेम्ब्रेन पे आते हैं। एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल। सेल वॉल पे आते हैं। सेल मेम्ब्रेन तो बात कर ली हम लोगों ने, सेल वॉल पे आते हैं। एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग है, रिजिड है, कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। तो फंजाई में और प्लांट्स में आपको सेल वॉल की प्रेजेंस मिलेगी। सेल वॉल नॉन लिविंग है, रिजिड है, और ये आउटर मोस्ट बाउंड्री बना रही है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल, ये शेप प्रोवाइड कर रही है सेल को, एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। साथ के साथ शेप प्रोवाइड कर रही है, तो इसके फंक्शन में आ जाएगा शेप प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट कर रही है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रही है। इट आल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प कर रही है और बैरियर बना रही है अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल के लिए। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये वाली बातें याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। एल्गी की सेल वॉल का कंपोजिशन पूछा जा सकता है। सेलुलोज की बनी है, ग्लैक्टेंस है, मैनेंस है, एंड मिनरल्स हैं लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वाइल अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। तो प्लांट्स में आपके हायर प्लांट्स में कह लीजिए किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। कंपोजिशन याद रख लीजिएगा। एल्गल सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज के साथ ग्लैक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि हायर प्लांट्स में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ। सेल वॉल जब ये यंग प्लांट होता है तब उसमें एक ही लेयर होती, प्राइमरी सेल वॉल होती है, केपेबल ऑफ ग्रोथ अलाउ कर देगी, विच ग्रेजुअली डिमिनिश रहा एज द सेल मैच्योर। जैसे जैसे सेल मैच्योर होगी, इसकी कहिए कि ये जो ग्रोथ हो रही है प्राइमरी सेल वॉल की जो प्रेजेंस है, जो ग्रोथ कर रही है, अब धीरे धीरे वो ग्रोथ खत्म होती चली जाएगी, सेल मैच्योर हो जाएगी, प्राइमरी सेल वॉल की ग्रोथ खत्म हो जाएगी, एंड सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। और सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी इनर साइड ऑफ द सेल। तो ये प्राइमरी सेल वॉल है जो केपेबल ऑफ ग्रोथ है। जैसे जैसे सेल मैच्योर हो रही है, डेफिनेट शेप अटेन कर रही है,
या कि ये डिफ्रेंशिएट हो रही है, ऐसा ही मान सकते हैं आप, लेकिन आप समझिए मैच्योर हो रही है तो ये सेल वॉल की ग्रोथ भी खत्म होती चली जाएगी और अल्टीमेटली सेल ग्रो करना बंद कर देगी, सेल वॉल की ग्रोथ भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद इनर साइड से इस पर एक लेयर और फॉर्म कर दी जाएगी जो सेकेंडरी सेल वॉल कहलाएगी। द मिडिल लैमेला इज अ लेयर बिटवीन मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड्स और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर। अब ये सेल है ए, इधर सेल है बी, इसकी ये प्राइमरी सेल वॉल और इसके बीच में होगा मिडिल लैमेला जो ग्लू की तरह काम कर रहा। ये आपकी बी सेल, ये प्राइमरी सेल वॉल, ये सेकेंडरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल ए सेल की, ये सेकेंडरी सेल वॉल और इनके बीच में एक ग्लू मिडिल लैमेला जो कैल्शियम पेक्टेट का मेनली बना होता है। द मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड्स और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रेवर्स बाय प्लाज्मोडेस्मेटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। अब इसमें क्या हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का फॉर्मेशन हो सकता है जिसको कि हम लोग प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। तो प्लाज्मोडेस्मेटा इसको घेर देगा और इससे एक साइटोप्लाज्म, एक सेल का साइटोप्लाज्म बी का ए सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूस एक आपका बना लेगा ब्रिज। ठीक है जी, ये कहलाएगा साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोडेस्मेटा, ये कहलाएगा प्लाज्मोडेस्मेटा। तो यहाँ पे आके अब सेल वॉल ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से फॉर्म होता है। 2023 में भी एक क्वेश्चन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से आया था। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है यूकैरियोटिक सेल का डिस्क्रिप्शन कह लीजिए और उसमें हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को पढ़ा है। ठीक है जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ आप लगा लीजिएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। देखता हूँ कुछ मेरे अगर बैलेंस इसमें कोई हो क्वेश्चन आप लोग के लिए तो देख लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लीजिए। लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन। लिपिड्स कैसे अरेंज है, बाई लेयर में है। पोलर हेड टूवर्ड्स आउटर साइड एक्वस इन्वायरमेंट एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स इनर। तो ये हो जाएगा हेड्स टूवर्ड्स आउटर साइड एंड टेल टूवर्ड्स इनर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड है, आपकी बुक में साफ साफ लिखा है। कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है, मोस्ट अबंडेंट पूछा। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द रेशियो प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। हाँ बिल्कुल ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ हिप्पोसाइट अप्रोक्सीमेटली 40% प्रोटीन, 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है। ये स्टेटमेंट गलत। लिपिड्स आर अरेंज पोलर हेड टूवर्ड्स इनर पार्ट, पोलर हेड टूवर्ड्स आउटर इन्वायरमेंट। द सेल मेम्ब्रेन डू नॉट पोजेस कार्बोहाइड्रेट। सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट होती है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ये वाला आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। इसी तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये अब हो गई बातें हम लोग की। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, सेल वॉल की भी बात हो गई है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है जी, इतना लगा लीजिए टॉपिक और उसके क्वेश्चन लगा लीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।